हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और कैसे अप्रोच करते हैं हम उनके न्यूमेरिकल्स पे। ओके, तो चलिए देखिए, आज का हमारा एक न्यू विंडो है जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। देखिए ये टर्म आया कहां से है, पहले उसको समझते हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक जो टर्म है वो ग्रीक टर्म से आया हुआ है। ठीक है, स्टोइकियन जो एक टर्म था, स्टोइकियन, ठीक है, ये टर्म ग्रीक में यूज किया जाता था फॉर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स के लिए किस टर्म का यूज करते हैं ग्रीक में? स्टोइकियन टर्म का यूज करते हैं। जबकि ये जो मीट्रिक टर्म है ये मीट्रिक फॉर मेजरमेंट। ठीक है, मीट्रिक जो टर्म यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? मेजरमेंट्स के लिए। तो ये जो पूरा टर्म बना हुआ है स्टोइकियोमेट्री, ये एक्चुअली में एलिमेंट्स के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब एलिमेंट्स का मेजरमेंट कहां पे? अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर हमने कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं और उससे हमारा कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, या कितने प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारा जो कैलकुलेशन होता है इसको ही हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो चलिए हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फिर उस पे हम कुछ एग्जांपल्स देंगे आपको, जिसपे आपको क्लियर होगा कि इस तरह के कैलकुलेशंस को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। ओके, तो देखिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा फेमस एग्जांपल लेता हूं रिएक्शन का, मीथेन का कंबस्शन। ठीक है, आपने 9th-10th में हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन की रिएक्शंस पढ़ी होंगी। हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने मीथेन का कंबस्शन किया, CH4 गैस प्लस O2 गैस, इससे हमें मिला सपोज करिए CO2 गैस एंड प्लस H2O गैस। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में ही मैंने H2O यहां पे लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो जो रिएक्शन होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, अदरवाइज सारी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस रॉन्ग आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कर लेंगे, जो भी केमिकल रिएक्शन अदरवाइज गिवन है और खुद से लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको चेक करेंगे कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। लाइक यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको पहले बैलेंस करेंगे। कार्बन के यहाँ पे 1 मोल है, तो चलिए कार्बन का 1 मोल यहाँ पे भी है। फिर हाइड्रोजन को अप्रोच करिए, हाइड्रोजन के यहाँ 4 है, वहां पे 2 है, तो आगे हमने यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ऑक्सीजन काउंट कर लिए, उधर कितने हो गए? 4 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे भी हमने आगे 2 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये आपका एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है आगे? यहां पे 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है? वहां पे 1 है। यहां पे O2 के आगे क्या है? 2 है। CO2 के आगे भी 1 है। H2O के आगे 2 है। तो देखिए ये जो हमारा 1 2 डिजिट आगे दिख रहा है मॉलिक्यूल्स के आगे, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एक्चुअली में देखिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक तरीके से मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को देखिए मोल के टर्म में बोलना चाहूं तो किस तरीके से बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 mole of oxygen and produces 1 mole of CO2 gas plus 2 mole of H2O। बात समझ रहे हैं?
ये आगे जो भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं वो एक तरीके से मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। ये एक तरीका हो गया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के अमाउंट को डिनोट करने का। बट देखिए पीछे हमने जब मोल कॉन्सेप्ट सीखा तो उसमें हमने मोल को भी फर्दर 3 टर्म्स में डिनोट करना सीखा। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक अदर वे में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट को, वो है मास। लाइक मैं बोलूं 1 मोल मीथेन का मास कितना है 12/4 16 ग्राम। 2 मोल O2 का मास कितना है 32 × 2 64 ग्राम। 1 मोल CO2 का मास कितना है 44 ग्राम एंड 2 मोल वाटर का मास कितना हो जाएगा 18 × 2 = 36 ग्राम। तो देखिए इस रिएक्शन को मैं इस तरीके से भी बोल सकता था कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्या ये बोलना गलत होता? नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है ना। जो मोल थे उसी को हमने एक तरीके से मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली देखिए अगर ये सारे जो गैसेस हैं, देखिए हमने गैस के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर ये सारी गैसेस मैंने एनटीपी कंडीशन पे ली हुई हैं तो देखिए मैं वॉल्यूम के टर्म में भी यहाँ पे बात कर सकता था, क्योंकि हमने मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी पीछे पढ़ा हुआ है। 1 मोल मीथेन अगर एनटीपी पे लिया तो 22.4 लीटर मीथेन reacts with 2 mole of oxygen means 2 into 22.4 means 44.8 लीटर ऑक्सीजन। ठीक है, और 1 मोल CO2 means 22.4 लीटर CO2, 2 मोल H2O गैस means 44.8 लीटर। ये तभी लिख पा रहे हैं जब हमने यहाँ गैस फेज को में मेंशन कर रखा है। बात समझ रहे हैं? गैस नहीं होता तो ये नहीं लिख पाते जो वॉल्यूम वाला टर्म है। क्लियर है? सॉलिड होता, लिक्विड होता तो ये नहीं लिख सकते थे वॉल्यूम वाला टर्म। ओके, ये हमने सीखा है कि केवल गैसेस के लिए 1 मोल का वॉल्यूम एनटीपी कंडीशन पे कितना होता है 22.4 होता है। ओके, तो देखिए इसको मैं वॉल्यूम के टर्म में कैसे बोल सकता था कि 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट्स विद 44.8 लीटर O2 एंड प्रोड्यूसेस 22.4 लीटर CO2 प्लस 44.8 लीटर H2O। बात समझ में आ रही है? इसी को देखिए एक और टर्म है, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते थे क्योंकि मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में किस तरीके से बोल सकते हैं 1 मोल मीथेन कितने अवागाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। 2 मोल O2 का मतलब इंटू 2 कर दूं 12.044 इंटू 10⁻23 है ना। 1 मोल CO2 मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 और 2 मोल H2O मीन्स 12.044 इंटू 10⁻23। मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि this much molecules of methane reacts with this much molecule of O2 and produces this much molecule of CO2 plus this much mole of water molecules। बात समझ में आ रही है? तो यहां देखिए जो हमारे कैलकुलेशंस हैं कि मीन्स कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उसके लिए देखिए हमने बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स में, मोल के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब लाइक कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ मच CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन, तो कोई बच्चा अगर बोले कि 1 मोल मीथेन के कंप्लीट कंबशन से 1 मोल CO2 बनता है तो भी सही है, 1 मोल मीथेन के कंबशन से 44 ग्राम CO2 बनता है वो भी सही है, 1 मोल मीथेन के कंबशन से 22.4 लीटर CO2 बनता है एट एनटीपी वो भी सही है, 1 मोल मीथेन के कंबशन से दिस मच अवागाद्रो नंबर के इक्वल है ना CO2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो भी सही है। क्या इसमें से कोई आंसर गलत होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब चीजें एक ही है ना। 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर CO2 एट एनटीपी इज इक्वल टू अवागाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। बात समझ में आ रही है? अब सपोज करिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछता कि भाई
5 मोल मीथेन के कंबस्टन से कितना CO2 बनता है? तो सिंपल, अब क्या करते, यूनिटरी मेथड का यूज करते, इतने से इतना तो इतने से कितना। भाई 1 मोल मीथेन के कंबस्टन से 1 मोल CO2 बनता है, तो अगर हमसे सपोज करिए क्वेश्चन पूछता कि 5 मोल मीथेन के कंबस्टन से कितना CO2 बनता है, तो 5 मोल से कितने, 5 मोल बन जाते। ग्राम में पूछता तो 5 × 44 ग्राम बन जाते। लीटर में पूछता तो 5 × 22.4 लीटर। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, है ना, कि भाई अब यूनिटरी मेथड से हम कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले हमें खुद से ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखनी होगी कि भाई बाई रिएक्शन कितने से कितना बनना चाहिए। ठीक है, इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आता है कि भाई हमें कभी कभी प्रोडक्ट का अमाउंट दे देता है और हमसे पूछता है कि उतना प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए कितने रिएक्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। बात समझ रहे हैं? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि यूनिटरी मेथड पे सिंपल अप्रोच कैसे करेंगे। अब इसमें सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, जिस टर्म में पूछा होगा क्वेश्चन में, लाइक मास के टर्म में पूछा है तो केवल मास वाला टर्म लिखने की जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम का टर्म पूछा है तो केवल वॉल्यूम वाला लिखने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर। मैं सीधा क्वेश्चन ही आपको बोलता हूं। लाइक सपोज करिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, हाउ मच CO2 गैस will be produced by the complete combustion of ठीक है, कितना ले लेता हूं मैं, ले लेता हूं 320 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ मच CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 320 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, अब ये हाउ मच पूछ रहा है तो मतलब अब मास दिया है तो मास के टर्म में ही बता लेते हैं, है ना, कि भाई उतने ग्राम से कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला काम देखिए हमें क्या करना होगा, अगर रिएक्शन नहीं दी हुई है तो सबसे पहले हमें खुद से एक बैलेंस रिएक्शन लिखना होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में अगर टफ रिएक्शंस है तो रिएक्शन गिवन होता है, अदरवाइज सिंपल रिएक्शंस हमें खुद से लिखनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मीथेन के कंबशन का रिएक्शन लिख लेंगे कि CH4 गैस, ठीक है, प्लस 2O2 गिव CO2, ठीक है, प्लस H2O। फेज मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि भाई यहाँ वॉल्यूम वाला टर्म तो ले नहीं रहे हैं, हमें मास के टर्म में निकालना है। किसी भी फेज में हो मास वाला टर्म वर्क करता है। तो मीथेन प्लस O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। ओके, अब देखिए किसका रिलेशन चाहिए मेरे को, मीथेन के साथ CO2 का, तो केवल उसका रिलेशन लिखने की जरूरत है, सबका लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे? पहले खुद से वैल्यूज, है ना, ये रिएक्शन देख के पहले खुद से वैल्यूज लिखेंगे। लाइक 1 मोल मीथेन कितने ग्राम होगा, 16 ग्राम, एंड 1 मोल CO2 कितने ग्राम होगा, 44 ग्राम। तो हम कह रहे हैं ये रिएक्शन देख के हमने खुद से लिखा। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है, ये खुद से वाली है ना, खुद से वाली। ठीक है, ये खुद से वाली वैल्यू है जो अभी हमने क्वेश्चन से नहीं देखा है भाई, खुद से हमने लिखा कि इतने ग्राम मीथेन अगर होगा तो इतने ग्राम CO2 बनना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं कि भाई कितने ग्राम मीथेन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन से। ठीक है, खुद से वाली वैल्यू के बाद क्वेश्चन से वाली वैल्यू लिखेंगे, वो कितनी है, 320 ग्राम। तो अब पूछता है 320 ग्राम मीथेन से कितने ग्राम CO2 बनेगा। तो सिंपल, अगर इतने ग्राम से इतने ग्राम बनता है तो इतने ग्राम से कितने ग्राम बनेगा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 320 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 16, ये आपका सीधा 2 टाइम कट हो जाएगा, 16 2 32 0, 44 2 88, है ना, और आगे एक 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतने ग्राम हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, CO2। तो यही मैं बोल रहा था कि इस तरीके से यूनिटरी मेथड से आप क्या कर सकते हैं,
कोई भी रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है तो प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का अमाउंट अगर दिया हुआ है तो उसके लिए कितने रिएक्टेंट्स की जरूरत है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। बात समझ में आ रही है ना। मोल के टर्म में दिया हुआ है तो मोल के टर्म में कैलकुलेशन करिए, मास के टर्म में दिया हुआ है तो मास के टर्म में कैलकुलेशन करिए। क्लियर है। अब देखिए मैंने यहाँ सारे टर्म नहीं लिखे, केवल मास वाले टर्म में हमें पूछा हुआ था तो मास वाले टर्म से मैंने रिलेट कर लिया। अब O2 का अमाउंट लिखने की, H2O का अमाउंट लिखने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ, अभी पूछता कितना वाटर बनेगा तो उसको लिए भी फिर वाटर के साथ रिलेशन निकालते हैं, है ना, कि इतने ग्राम मीथेन से कितने ग्राम वाटर बनेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ अलग रिएक्शन का। ठीक है, हैबर प्रोसेस सबने पढ़ा होगा 9th-10th में। हैबर्स प्रोसेस कहीं ना कहीं तो आता है। अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस होता है ना। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मिलके आयरन कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम प्रमोटर के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। इसमें पूछ रहा है, ठीक है, कि हाउ मच, या ग्राम में ही पूछ लेता है, चलिए ठीक है, या मोल वाले टर्म में कर ले। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस will be required to produce ठीक है 10 moles of NH3 gas by Haber's process। ठीक है, अमोनिया बनाने वाला जो प्रोसेस होता था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से, उसको हैबर्स प्रोसेस बोलते थे। ठीक है, बाई हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है भाई, ठीक है, पहले रिएक्शन लिखें। नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है, ठीक है, तो क्या बनता है अपना, अमोनिया गैस बनता है, NH3 गैस बनता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब यहां देखिए पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। N2 + 3H2 gives 2NH3। क्या अभी बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है ना। 2 मोल नाइट्रोजन उधर भी है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल 6 हाइड्रोजन, वहां पे भी 6 हाइड्रोजन। ओके, चलिए अब देखिए हमें बाई मोल यहाँ पे रिलेशन निकालना है। तो हमने कहा कि अगर 2 मोल अमोनिया का बनाना है, 2 मोल अमोनिया का बनाना है तो उसके लिए 1 मोल नाइट्रोजन की जरूरत होती है। भाई अभी मोल वाला रिलेशन चाहिए। इसने पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो अब मास वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब मोल वाला रिलेशन लगाएंगे कि 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए रिवर्स में 10 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन, तो 2 के लिए 1 की जरूरत, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 × 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स इक्वल टू 5 मोल यहाँ पे नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। आई होप बात समझ में आ रही होगी सबको। भाई 2 के लिए 1 तो 10 के लिए 5, जस्ट हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी, है ना, हमें टर्म दिया हुआ हो, आइदर मोल का टर्म और मास का टर्म और वॉल्यूम का टर्म, रिएक्टेंट्स दिए हो, प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट दिए हो, रिएक्टेंट्स निकालना हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये यूनिटरी मेथड आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।